प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो देखिए, आपके कोर्स में 5 नियम हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और पांचवा है गैलो-सैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो सबसे पहले, वैसे एनसीईआरटी की बुक्स में तो ये 1, 2, 3 ही दिए हैं, लेकिन हम 5 नियम पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले नियम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या नियम है? ये है, जैसे नाम से आपको विदित हो रहा है, कंजर्वेशन, संरक्षण, यानी वो चीज, कोई चीज खत्म ना हो, संरक्षण। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास का कंजर्वेशन। कोई भी भौतिक प्रक्रम हो अथवा रासायनिक प्रक्रम, तो उसके दौरान जो नई चीज बनती है, चाहे भौतिक प्रक्रम के दौरान अथवा रासायनिक प्रक्रम के दौरान, यानी फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, तो बनने वाली चीज यानी उत्पाद जो है उसका मास और जिनसे उत्पाद बना है उनका मास दोनों बराबर रहते हैं। अर्थात मास का नाश नहीं होता, मास डेस्ट्रॉय नहीं होता, मास डेस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहां लिखा हुआ है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। देखिए जरा यहां ध्यान देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब क्या है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसको हम समझेंगे, समझ में आएगा। जरा देखिए, कोई रिएक्शन, कोई फिजिकल चेंज है। देखिए, कोई फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? मैं बर्फ से क्या बनाना चाहता हूं? पानी बनाना चाहता हूं। तो बर्फ है, थोड़ा टेम्परेचर दूंगा मैं तो पानी बन जाएगा। अच्छा, मैंने क्या काम किया? बर्फ को पानी बनाने से पहले मैंने इसका वेट किया। जब मैं इसका वेट करता हूं तो सपोज कीजिए ये 10 ग्राम आता है। कितना आता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब जब मैंने इसको पानी बना लिया और जब मैंने इस पानी का वेट किया तो ये भी 10 ग्राम आता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी कि जो मास है, जो मैटर है, वो डेस्ट्रॉय नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 10 ग्राम की जगह यहां पर 9 ग्राम रह गया या 10 ग्राम की जगह यहां 11 ग्राम हो गया। ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये फिजिकल चेंज में आपने देखा, तो उसको आप बर्फ लिए आपने 10 ग्राम और उसका पानी बनाया तो वो 10 ग्राम ही रहता है। ठीक है। दूसरी देखिए चीज क्या है, दूसरा है केमिकल चेंज। देखिए, केमिकल चेंज अगर हम कोई करते हैं, देखिए लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट है। ये लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए आप ये इस तरह का एक इसका इंस्ट्रूमेंट है। इसने क्या किया, इसमें NaCl और AgNO3, NaCl नमक और सिल्वर नाइट्रेट, इनको क्या लिया? इसमें NaCl लिया और इसमें लिया AgNO3। इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद इसमें मिलाया नहीं, सॉरी, इसमें तो रखा AgCl और इसमें रखा AgNO3 और इसका वेट कर लिया। तो वेट करने के बाद फिर क्या किया? इसको हिलाया। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया? इसको हिलाया, इधर उधर हिलाया। तो हिलाने से क्या हुआ कि AgCl और AgNO3 आपस में मिले और मिलने के बाद जो नए प्रोडक्ट बने, वो एक तो बना AgCl और एक बना NaNO3। क्या बना? AgCl और NaNO3 बना। अब इसका फिर वेट किया गया। जब ये बन गए तो जो वेट था, जो पहले वेट था, वही वेट क्या होता है? बाद में रहता है। तो यानी कि जे अग तो क्या हुआ? तो हम इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, कौन करने वाले हैं अभिक्रिया? इसमें NaCl और AgNO3, ये रिएक्टेंट हैं। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट जो है किसके बराबर है? वेट ऑफ प्रोडक्ट। हम ऐसे भी इस नियम को बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा दूसरा क्या है। देखिए दूसरा क्या है कि इसको, ये जो नियम था, अभी जो मैंने पढ़ा है, नियम आपको पढ़ाया है, ये लेवोजियर वैज्ञानिक थे। उन्होंने, जिसे केमिस्ट्री का जो है फादर भी कहते हैं, उनके द्वारा ये दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये कुछ मॉडिफाई हुआ। और मॉडिफाई कैसे हुआ जरा देखेंगे। मॉडिफाई में
इसको मॉडिफाई किया गया, हैज बीन मॉडिफाइड। क्यों हुआ? जिस टाइम वो खोजा गया था वो 18वीं शताब्दी की बात है, और ये 20वीं शताब्दी में क्या एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन। तो इन्होंने, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, आपको पता हो, E बराबर mc², E इज इक्वल टू mc²। E क्या होती है? एनर्जी। M क्या होता है? मास होता है। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो ये इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू mc²। तो क्या हुआ? तो देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं सामान्यतः, जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, तो उसमें देखा गया है कि जो है जो मास है वो कुछ कम हो जाता है। मास कहाँ हो जाता है? कुछ कम होता है, जबकि हमने पढ़ा है कि मास में चेंज नहीं होता। तो लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें मास चेंज हो जाता है। तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि जो मास होता है, मास को हम, मास जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी में मास किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में। ये सब रिएक्शंस में नहीं होता। ये जो कुछ रिएक्शंस होती हैं उन्हीं में, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय रिएक्शंस होती हैं, उनमें ऐसा होता है। लेकिन एक चीज देखा गया कि एनर्जी और मास, ये जो है, इन दोनों का जो टोटल है वो कांस्टेंट ही रहता है। हालांकि मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी में। लेकिन जो एनर्जी और मास का टोटल पहले था रिएक्शन करने से पहले, वही टोटल एनर्जी और मास का रिएक्शन के बाद रहेगा। तो इसका एक नया नाम दे दिया गया। पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ। अब क्या होता है? अब जो इसका नियम बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब इसका क्या नाम बन गया? अब इसका नाम बन गया, पहले पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अब इसका नाम क्या बन गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब इसमें क्या हो गया? एनर्जी और मास दोनों आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं इसका जो है थोड़ा सा आपको बताता हूं कि टोटल सम, यहां पर मैंने बताया, इसमें लिखा है मैंने, ये टोटल सम ऑफ द मास एंड द एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज होगा तो मास और एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जो पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब इसका नाम हम मॉडिफाई रूप में कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लेकिन ये बहुत लिमिटेड रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए ही लागू होता है। बाकी हमारी सामान्य जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें हमारा वही काम करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए एक न्यूमेरिकल भी है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम के ऊष्मीय अपघटन से 8.8 ग्राम CO2 तथा 11.2 ग्राम CO प्राप्त होती है। इन आंकड़ों से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करो। देखिए हमारे पास क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो ये कह रहा है कि हमारे पास 20 ग्राम CaCO3 था। कितना? 20 ग्राम। अब इसका क्या किया हमने? थर्मल डिकम्पोजिशन किया, यानी गर्म किया इसको। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, ये हमारे पास कितना था? 20 ग्राम। और जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो हमें दो चीजें मिली। एक तो CaO मिला, ये कितना बना? 11.2 ग्राम। और एक हमें मिला CO2। और क्या मिला? CO2। देखो CO2 कितना है हमारा? CO2 है 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम ये CO2 है। अब देखो क्या है, रिएक्शन से पहले जरा ध्यान देंगे आप, रिएक्शन से पहले CaCO3 कितना है भाई? ये है हमारे पास 20 ग्राम। ये कितना है? 20 ग्राम। अब इससे बन क्या गया? CaO बन गया। वो कितना है? वो बना हमारा 11.2 ग्राम। और CO2 कितना बन गया? 8.8 ग्राम। अब हम इनका टोटल करें तो कितना आएगा? ये 20 ग्राम ही आएगा। तो यानी कि जो रिएक्टेंट हैं उनका जो वेट है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर है। इसलिए ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिया है, समझाया है, ये कौन से नियम का सत्यापन करता है? ये सत्यापन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब आगे हम देखें, आगे और चलते हैं, दूसरा नियम और पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है? ये है, अच्छा इससे पहले इस नियम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो नियम था
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं आप अपनी बुक से देखना। वैसे मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उन न्यूमेरिकल्स को आप करना, कल भेजूंगा या आज भेज सकता हूं, ठीक है। तो अब दूसरा नियम है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये जो नियम था, ये नियम भाई ये दिया था जेएल प्राउस्ट ने। इस नियम को किसने दिया था? जेएल प्राउस्ट ने। ये कहता है, इस नियम के अनुसार क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम। ये क्या स्थिर अनुपात नियम क्या है? ये नियम ये कहता है कि कोई भी यौगिक आप चाहे किसी भी विधि से बनाइएगा, उसमें जो तत्व होते हैं उनका जो अनुपात है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात वो निश्चित रहता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कैसा रहता है? वो समान रहता है। देखिए, रेशो ऑफ द मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेशो ऑफ द मास इज ऑलवेज कांस्टेंट होती है, हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो मैंने ये H2O ले लिया, अब इसमें दो तत्व हैं, एक तत्व हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये जो रेशो हुआ 1:8 का हुआ, 1:8 का रेशो हो गया। तो ये 1:8 का रेशो, चाहे देखिए H2O ये कह रहा है कि चाहे H2O आप लेबोरेटरी में बनाइए, चाहे आप जो है तालाब से लाइए, नल से लीजिएगा, अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 1:8 ही आएगा। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब देखिए, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं? दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो H2 है ये तो मास की बात हो गई। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसके अंदर ये एटम है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो जल जो होगा वो 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से बनेगा। तो इसमें तत्वों का अनुपात क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। चाहे कहीं से भी किसी भी विधि से हम जल का निर्माण करें तो ये हमें इसी तरीके से हमें ये मिलेगा। अब देखिएगा, इसमें मैंने 2 बातें बताई, या तो उनके भारों का अनुपात वही रहेगा, या फिर क्या देखिए, रेशियो ऑफ द मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, या रेशियो ऑफ द एटम्स इज ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज कांस्टेंट। या तो उनके एटम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, जो एटम है उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, या फिर क्या होगा, या उनके मास का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे जल की बात की अभी मैंने बताया, तो जल जो है या तो कैसे मास के हिसाब से देखते हैं तो इसकी रेशियो क्या होगी? 1:8 की होगी। और अगर हम इसकी रेशियो देखते हैं संख्या के आधार पर, एटम के नंबर के आधार पर, तो हाइड्रोजन के एटम कितने? 2, ऑक्सीजन के कितने? 1। तो 2:1 का अनुपात रहेगा। अब देखिए, इसकी भी कुछ, इसमें भी इसकी भी लिमिटेशन है, इसकी भी कुछ, इस लॉ की लिमिटेशन क्या है कि देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन, मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि अगर हम वेट के हिसाब से इसका देखते हैं तो कार्बन जो है इसका 12 और 32 का रेशो है कार्बन ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो है यहाँ पर वायुमंडल में या ब्रह्मांड में जो होता है, कार्बन जो होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है। कैसे? एक तो 12 होता है, एक कार्बन 13 भी होता है, एक कार्बन 14 भी होता है। तो रेशो बदल जाएगा। देखिए, CO2 अगर हमें कार्बन 12 है तो रेशो क्या हुआ? 12:32 का है। और कार्बन हमें 13 वाला, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 भी होता है ना। ये क्या चीज होती है? आपने आइसोटॉप्स बोलते हैं इनको, समस्थानिक बोलते हैं। तो इनमें क्या है, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके क्या है, एटॉमिक मास जो होते हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं? भिन्न भिन्न, लेकिन एटॉमिक मास कैसे इनके? समान होते हैं। तो इनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो कोई तत्व तो आइसोटॉप्स के रूप में अगर मिलता है तो फिर वहां पर ये नियम में दिक्कत आएगी। कैसे? जैसे CO2 की बात करते हैं हम, तो CO2 अगर हमारे पास कार्बन 12 है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 12:32 का हो जाएगा।
अगर कार्बन हमारे पास 13 है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 13:32 का हो जाएगा, और कार्बन हमारे पास 14 है तो 14:32 का अनुपात हो जाएगा। तो ये जो अनुपात है डिस्टर्ब हो गया। लेकिन देखिए ये जो है जनरली इसी को हम देखेंगे, क्योंकि कार्बन 12 ही हमको मिलता है, ज्यादा मात्रा में कार्बन 12 ही होता है, तो इस नियम की लिमिटेशन बता दी है। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इसी हिसाब से करेंगे, नियम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, कार्बन 12 को मान करके ही न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने बता दिया है, ज्यादा डीपली जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये आइसोटोप की वजह से इस नियम में लिमिटेशन आ गई है। अब एक न्यूमेरिकल इसका भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने उसका बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास का, इसी तरह इसका भी है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी। ये देखिएगा एक नियम बताते, ये हो गया, ये देख लेते हैं, ये देखिएगा एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड के अपचयन से इतने ग्राम आयरन प्राप्त हुआ। देखिए हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, 2.40 ग्राम क्या है, आयरन ऑक्साइड FeO है। ठीक है बेटा, कितना, 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड। अब इसका हमने अपचयन किया, तो अपचयन से हमें क्या हुआ, कितना आयरन प्राप्त हुआ, अपचयन से हमको आयरन प्राप्त हो गया 1.68 ग्राम, 1.68 ग्राम, ये हमको प्राप्त हुआ आयरन Fe। इसमें था क्या, FeO था, आयरन कितना प्राप्त हो गया हमको, 1.68 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना था इसके अंदर, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा मालूम पड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 2.40 में से 1.68 घटा दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे पास 0.72 ग्राम। अब देखो हमारे पास आयरन कितना, देखिए इसका अपचयन करके दो चीजें मिली हमको, इतना आयरन मिला और इतना क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो अब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, जो आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना हो गया, देखिए 1.68 अनुपात कितना हो जाएगा, 0.72। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये अनुपात आएगा 2.333 अनुपात 1, ये आएगा। तो ये ऐसे अनुपात निकाल लिया हमने एक प्रयोग में, पहले प्रयोग में ऐसा हुआ। अब दूसरा प्रयोग किया उसने, तब क्या हुआ जरा देखना, दूसरे प्रयोग में क्या हुआ, दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया, 2.9 ग्राम आयरन लिया, कितना, 2.9 ग्राम आयरन, 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड लिया इसने, आयरन ऑक्साइड। अब इसका अपचयन किया तो इसको मिला 2.03 ग्राम आयरन मिला इसको, इतना मिला आयरन। तो अब इसमें ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन इसमें 2.90 में से 2.03 घटाइए तो कितनी ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी, और ये मात्रा आएगी 0.87 ग्राम, इतना आएगा। अब देखिए आयरन कितना है हमारे पास, आयरन कितना मिला हमको 2.03 और ऑक्सीजन कितना मिल गया 0.87। अब इन दोनों की रेशो देखेंगे आप 2.03 रेशो 0.87, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, इसको सरल रूप में लिखेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2.33 अनुपात 1, 2.33 अनुपात 1। तो देखो पहले प्रयोग में जो किया, पहले प्रयोग से हमने आयरन और ऑक्सीजन को प्राप्त किया तब भी रेशो इतना ही था, और दूसरे प्रयोग से हमने आयरन ऑक्सीजन को प्राप्त किया तब भी रेशो इतना ही है। तो चाहे किसी भी विधि से कोई चीज बनाई जाए, यौगिक में उसका जो अवयवी जो उसमें तत्व हैं, उसके अंदर जो परमाणु हैं, उनका
जो है भारों का जो अनुपात होता है, उन परमाणुओं के भारों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब प्रयास करना और किताब से पढ़ना, मैं इसकी पीडीएफ और भेज दूंगा, तो उससे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। गहराई से पढ़ना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।